अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, वफाकी हुकूमत आइनी तरमीम के हवाले से अपनी आखिरी चाल चलने की कोशिश कर चुकी है। कल वफाकी हुकूमत की जानिब से 4 अहम तरीन इजलास तलब किए गए हैं और इन तमाम अहम इजलासों के आपस में बहुत ज़्यादा जो मामलात हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे तरतीब के साथ ये सारे मामलात करने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर आपको तफसीलात शेयर करेंगे और साथ ही बताएंगे कि क्या वफाकी हुकूमत अपनी इस चाल में कामयाब हो पाती है या ये चाल बैकफायर करती है। इसके अलावा डॉक्टर जरका के हवाले से अहम तरीन तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। उनके हवाले से ये इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है कि उनका राब्ता अब अपनी पार्टी के लोगों के साथ मुनक़ता हो चुका है। इसके अलावा सियासी कमेटी के अंदर आज आइनी तरमीम के हवाले से भी कुछ अहम पेशरफ्त हुई है, उस पर भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि टोटल कितनी आइनी तरामीम कल वफाकी हुकूमत पास करवाने की कोशिश कर सकती है, जिनके ऊपर इत्तेफाक राय हो चुका है और इनमें कौन कौन से अहम आइनी आर्टिकल इसका हिस्सा बन सकते हैं, उसके ऊपर भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो आगाज़ करते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कल 4 अहम इजलास तलब किए गए हैं। पहला इजलास है जो सियासी कमेटी है, जिसके तहत आइनी मुसवदे को एक मुतफ़िक़ा शक्ल देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों के लोग उस कमेटी का हिस्सा हैं। इस कमेटी का आज इजलास हुआ, लेकिन इस इजलास में कोई मुकम्मल पेशरफ्त नहीं हो सकी, लेकिन ये पेशरफ्त ज़रूर हुई है कि अब 4 सियासी जमातों का जो मुसवदा था उसको यकजा किया जा चुका है। आज ये इजलास जो है वो जो पार्लियामेंट हाउस है वहाँ पर मुनक़िद हुआ, लेकिन इस इजलास के दौरान तमाम जो अरकान कमेटी थे वो उसमें हाज़िर नहीं हो सके, जिसकी वजह से कल दिन 12:30 बजे का टाइम बताया जा रहा है कि इसका दोबारा इजलास कल कमेटी का बुलाया जाएगा। और अब तक की जो आज की पेशरफ्त हुई है उसमें यह हुआ है कि 4 सियासी जमातें, जिनमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और ANP के ड्राफ्ट शामिल है, उन सब को आपस में यकजा किया गया है। और इस हवाले से आज जो इन 4 सियासी जमातों का मुश्तरका मुसवदा है वो अब ज़रा ये बताते हैं कि लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल जरदारी के दरमियान, और आसिफ जरदारी भी इस मुलाकात में मौजूद होंगे। इस मुलाकात में ये मुसवदा शेयर किया जाएगा और फिर इसके ऊपर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा BNP और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से भी जो अपनी तजावीज़ दी गई हैं या मुसवदा दिया गया है उसको भी शामिल किया गया है, जबकि PTI की जानिब से आज भी ये इजलास मौखर करने की दरख्वास्त की गई और उसके मुताबिक कल तक इजलास जो है वो मुलतवी किया गया और कल इसके ऊपर मुमकिन तौर पे कोई हतमी फ़ैसला ये कमेटी कर सकती है। लेकिन साथ ही ज़राए का ये भी कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान अगर आज इस मुसवदे पर, जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI का बज़ाहिर बताया जा रहा है कि ये इत्तेफाक हो चुका है, अगर मौलाना साहब भी इसके ऊपर इत्तेफाक करते हैं, हामी भर लेते हैं, तो कल इम्कान ये है कि शायद मुतफ़िक़ा तौर पर माइनस PTI, क्योंकि PTI ने अभी तक इस बारे में अपनी तजावीज़ नहीं दी और वो इनको ऑन बोर्ड PTI अभी इन चीज़ों को नहीं ले रही और PTI का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 25 अक्टूबर के बाद अगर इन आइनी तरामीम के ऊपर काम किया जाता है तो फिर मुमकिन तौर पे PTI भी इसमें अपना जो वोट है वो शामिल कर सकती है। लेकिन अभी तक PTI की जानिब से ना तो अपना कोई ड्राफ्ट दिया गया है और ना ही अपनी कोई राय या जो तजावीज़ हैं वो इस हवाले से कोई शेयर की गई हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ज़राए का ये भी कहना है कि अगर फ़र्ज़ करें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस आइनी मुसवदे के ऊपर तैयार नहीं होते तो फिर उनके बग़ैर भी आइनी तरमीम मंजूर करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी और हुकूमत को यकीन है कि उनके नंबर इस हवाले से पूरे हैं। यहाँ एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि जब मुसवदा पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना का इकट्ठा हो चुका है, उस पर कमेटी के अंदर इत्तेफाक हो चुका है, तो फिर मौलाना उसके ऊपर दोबारा इनकार कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी शिकें उस मुसवदे के अंदर मौजूद हैं जिसके ऊपर मौलाना साहब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं और वो इन आइनी तरामीम के ऊपर वोट देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग इन आइनी तरामीम को हर सूरत मंजूर करवाने की कोशिश कर रही हैं। तो यहीं से एक बार फिर हमें ये भी तासुर मिलता है कि मुमकिन तौर पे तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर सब अच्छा है भी नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ इख्तलाफात अब भी इस हवाले से मौजूद हैं। अब देखना इसमें यह है
کہ क्या वाकई हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी है। और इसी हवाले से ज़राए ये बताते हैं कि कल सेनेट का इजलास तलब किया गया है। पहले सेनेट का इजलास बुलाया जाएगा और उस सेनेट के इजलास में इन आइनी तरामीम की मंजूरी ली जाएगी। यानी अगर सेनेट के इजलास में हुकूमत के नंबर पूरे हो जाते हैं, और अगरचे इसमें यह भी देखें कि जो केपी असम्बली के सेनेटर्स हैं वो अभी तक सेनेट का हिस्सा ही नहीं है, और जब तक सेनेट मुकम्मल ना हो, ये एक वैलिड नुक्ता है। और इस हवाले से दरखास्तें ऑलरेडी मुख्तलिफ अदालतों में पड़ी हैं, लेकिन अदालतें इन दरखास्तों को सुनने के लिए शायद तैयार नहीं है या उनको इजाज़त नहीं है। बहरहाल तासुर तो यही बन रहा है कि शायद अदालतें अभी भी खौफजदा हैं और इस्टेब्लिशमेंट का और हसास इदारों का दबाव उनके ऊपर मौजूद है, जिसकी वजह से इन जो बुनियादी आइनी मामलात हैं उसके ऊपर भी अदालतें कोई हुक्म जारी करने से गुरेज़ा हैं। बहरहाल अब ये अहम इजलास जो सेनेट का बुलाया गया है उससे यही तासुर मिलता है कि हुकूमत पहले सेनेट से मंजूर करवाएगी, उससे एक हवा बन जाएगी कि आइनी तरमीम मंजूर हो रही है, हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं, जिसके बाद कौमी असम्बली के अंदर अगर कहीं कोई कमी कोताही मौजूद भी है तो वहाँ से भी उसको पास करवाने की कोशिश की जाएगी। अभी भी ज़रा ये कहते हैं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत के साथ ना हो तो 224 में से 223 नंबर इस वक्त वफाकी हुकूमत पूरे कर चुकी है। और इस हवाले से जो पीटीआई के अरकान हैं उनमें से रियाज फतियाना के हवाले से शकूक व शुबात का इज़हार किया जा रहा है। इसके अलावा पीटीआई के ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन के हवाले से भी ये इतलात हैं कि वो एक बार फिर इमरान खान को धोखा देने के लिए तैयार हैं। इससे पहले गुज़श्ता माह 14 सितंबर को आपको ये खबर मैंने ये दी थी कि ब्रिगेडियर असलम घुमन साहब भी अपने पुराने घोंसले में वापस जा चुके हैं, और फिर उसके बाद जब आइनी तरमीम नाकाम हो गई तो असलम घुमन साहब अचानक मंजर-ए-आम पर आ गए और फिर उन्होंने इमरान खान के साथ अपनी वफादारी का ऐलान किया। लेकिन अब एक बार फिर ये इतलात आ रही हैं कि वो इमरान खान को धोखा देने वाले हैं। अब ये तो कल पता चलेगा कि वो इस हवाले से क्या अहम उसमें पेशरफ्त होती है, लेकिन ज़राए ये भी बताते हैं कि असलम घुमन हो या औरंगज़ेब खिची शायद उनका नाम है पीटीआई के, वो और इस तरह कुछ और लोग हैं जो कंप्रोमाइज्ड हो चुके हैं। और इनके बारे में तो कुछ ज़राए ये भी दावा करते हैं कि आम इंतखाबात से पहले ही ये इस हवाले से कोई अपना जो इकरारनामा कह लें, राजीनामा कह लें या बयान हल्फी कह लें, वो दे चुके हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये लोग जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ या हुकूमत के हक़ में वोट देने के लिए भी तैयार होंगे। तो कल अहम मौका है कि कल पता चल जाएगा कि पीटीआई के कितने लोग हैं जो इमरान खान से और उसकी पार्टी हिदायत से इन्हिराफ करते हुए इन आइनी तरामीम के हक़ में वोट दे सकते हैं। लेकिन अभी जो चीज़ें मुख्तलिफ ज़राए से हमें मिली हैं वो हमने आपके साथ शेयर की हैं, और अब उसमें किस हद तक सदाकत है वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन अब ताज़ा तरीन इसमें एक मामला ये है कि डॉक्टर ज़रका जो सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके हवाले से भी अब ये इतलात सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं कि पहले उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनका बेटा जो है वो लापता है और उनका बेटा घर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो यकीन दिलाती हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी सूरत वो वोट नहीं देंगी। लेकिन अब पीटीआई ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि डॉक्टर ज़रका दो अलग अलग कहानियाँ सुना रही हैं। कहीं वो ये कहती हैं कि उनको यानी उन्हें खुद जो है वो अगवा किया गया है, और दूसरी जानिब वो ये कहती हैं कि उनका बेटा अगवा है। अब इनमें से कौन सी कहानी सच्ची है, इस पर खुद पीटीआई वाले भी शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। और साथ ही अब ये भी कहा जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि अब डॉक्टर ज़रका का अपने पार्टी के साथ भी राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। कल हमने ये भी आपको कहा था कि ऐसी इतलात भी मौजूद है कि डॉक्टर ज़रका और रियाज फतियाना मुबैना तौर पर लाहौर में एक वफाकी वज़ीर के घर पर मौजूद हैं, और कल अगर इजलास होता है 17 अक्टूबर को कौमी असम्बली और सेनेट का, तो फिर ये लोग उस वफाकी वज़ीर के जो अपना चार्टर्ड तैयारा है उसमें इस्लामाबाद इनको लाया जाएगा और फिर इजलास के अंदर ये शरीक होंगे और मुमकिन तौर पे आइनी तरमीम के हक़ में ये लोग वोट दे सकते हैं। तो इस हवाले से अब अहम चीज़ें कल ही पता चलेंगी कि पीटीआई के कितने अरकान कौमी असम्बली और कितने सेनेटर मुनरिफ हुए हैं और उन्होंने अपनी पार्टी पॉलिसी की हिदायत की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करते हुए आइनी तरमीम के हक़ में वोट दिया है। यहाँ ये जहन में रखें कि लोगों के बच्चे अगवा करवाने में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का वो बदनाम तरीन और मुतनाज़ा तरीन फ़ैसला मौजूद है
जो आर्टिकल 63A से मुतल्लिक उन्होंने चंद रोज़ पहले दिया था, और इस मुल्क के अंदर इंसानों की मंडियाँ, इंसानों की खरीदो फरोख्त, ज़मीर की खरीदो फरोख्त के बोलियाँ लगाने का जो रास्ता था वो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में कायम इस 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ये रास्ता खोला। और शायद तारीख़ इन 5 जजेज़ को कभी माफ़ नहीं करेगी कि पाकिस्तान के इन हालात में इन जजेज़ की जानिब से ऐसे बदतरीन फ़ैसले दिए गए जिससे जस्टिस मुनीर की रूह भी शायद जो है वो शर्मा गई हो। बहरहाल तारीख़ हर किसी को अपने हिसाब से उसके मुताबिक उसको जो है वो याद रखेगी, और तारीख़ जब किसी के बारे में लिखती है तो फिर उसमें किसी किस्म का कोई जो नरमी है उसका वो मुजाहरा नहीं किया जाता, और तारीख़ में लोग अमर भी हो जाते हैं और तारीख़ में लोग फना भी हो जाते हैं। बहरहाल देखना यह है कि इन जजेज़ की किस्मत इनके लिए क्या चीज़ें मुस्तकबिल में सामने लेकर आती है। अब आते हैं कि कमेटी के वफाकी हुकूमत की जानिब से जो 4 अहम इजलास कल तलब किए गए हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से आइनी जो आर्टिकल हैं उनके अंदर मुमकिन तौर पर तब्दीली का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। 4 इजलास हैं। पहले इजलास होगा कमेटी का, जो सियासी कमेटी है जो कल ड्राफ्ट को हतमी शक्ल देने की कोशिश करेगी, और ये इजलास 11 से लेकर 12:30 बजे के दरमियान का टाइम इसके हवाले से बताया जा रहा है, जो तब्दील भी हो सकता है। इसके अलावा तकरीबन 1:30 बजे ये बताया जा रहा है कि काबीना का इजलास तलब किया गया है, यानी इधर से कमेटी इस मुसवदे की मंजूरी देगी, उसके बाद ये काबीना इजलास में पेश किया जाएगा, वहाँ इसकी काबीना मंजूरी देगी, और उसके बाद फिर सेनेट का इजलास है, सेनेट के इजलास में पेश किया जाएगा, वहाँ से मंजूरी ली जाएगी, और उसके बाद फिर कौमी असम्बली का इजलास है, और कौमी असम्बली के इजलास में भी ये ड्राफ्ट पेश किया जाएगा, और वहाँ से मंजूरी लेने के बाद ये सदर मुमलिकत को भिजवाया जाएगा, और इस तरह इस आइनी तरमीम को मंजूर करवाने की कोशिश की जाएगी। अब देखना इसमें यह है कि क्या वाकई हुकूमत के पास वो तमाम नंबर गेम पूरी है, और क्या हुकूमत जो दावे कर रही है वो किस हद तक वो दुरुस्त है। अगर गुज़श्ता 2.5 साल का जो अरसा है उसमें अगर देखा जाए, जो एक पैटर्न हमें बनता हुआ नज़र आता है कि जब भी आइन की खिलाफ वर्जी करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने किसी काम की नीयत की है तो वो किसी हद तक उसको करने में कामयाब भी रहे हैं। अभी भी वकला की जानिब से भी इस पर मज़ाहमत जारी है, जजेज़ मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में आपको इस हवाले से भी तफसीलात शेयर करूँ कि क्या जजेज़ अब तक खामोश क्यों हैं, कौन सी ऐसी मसलियत है जिसकी वजह से वो खामोश हैं, क्या उन्हें इस बात का यकीन है कि आइनी तरमीम मंजूर नहीं होगी, और अगर आइनी तरमीम मंजूर होती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट का वजूद बरकरार रहेगा। ये कुछ अहम सवालात हैं जिनके जवाब कहीं ना कहीं से मिलने चाहिए, लेकिन फ़िलहाल हम जो कोशिश कर रहे हैं बतौर कोर्ट रिपोर्टर, हमें ये सारे दरवाजे बंद मिल रहे हैं। कोई शख्स बोलने को, कोई शख्स कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने को बज़ाहिर हमें इस मामले पर तैयार नहीं, और ऐसे लगता है जैसे हर कोई मुंह को टेप लगा चुका है और जिप लगा चुका है मुंह के ऊपर, और कोई बंदा इस तरह की बात करके शायद खौफजदा है कि लोग कि हम इस तरह की कोई बात ही ना करें। बहरहाल कोशिश करेंगे कि आज ही मैं एक तफसीली वीडियो इस बारे में भी आपके साथ जो है वो शेयर करूं। अब आते हैं कि मुमकिन तौर पे कौन कौन सी आइनी तरामीम है। ज़रा ये कहते हैं कि 12 से 18 आइनी तरामीम मुमकिन तौर पे कल मंजूर करवाई जा सकती हैं, 12 से 18। और इसके ऊपर अब यह है कि इत्तेफाक कितने पे होता है, और ये भी जहन में रखें कि मुस्लिम लीग नून का जो इब्तदाई मुसविदा आया था उसके अंदर तकरीबन कोई 52 या 53 आइनी ऐसे नुकात थे, आइनी आर्टिकल थे जिसके अंदर तरामीम के हवाले से जो है वो उसको आइनी पैकेज का हिस्सा बनाया गया था। लेकिन कांट छांट के बाद बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन और मुशावरत के बाद अब ज़रा ये कहते हैं कि 12 से 18 ऐसे आर्टिकल हो सकते हैं जो कल सेनेट और फिर कौमी असम्बली से मंजूर करवाए जा सकते हैं। इनमें जो सबसे अहम चीज़ें इसमें अगर हो सकती हैं तो वो एक ज़राए का कहना है कि आर्टिकल 51 है जिसमें मखसूस नशिस्तों के हवाले से आइनी तरमीम करने पर जो है वो वफाकी हुकूमत गौर कर रही है। इसके अलावा जजेस की तकर्री का मामला है, आर्टिकल 175 के अंदर भी तरमीम होने का इम्कान है। कल हमने आपको बताया था कि जो दस्तियाब मालूमात, ताज़ा तरीन दस्तियाब मालूमात है उसके मुताबिक 18वीं तरमीम के तहत जजेस की तकर्री का जो तरीक़ाकार तय किया गया था उसको रिवर्स करने या उसको बहाल करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन जो मुसविदा मुस्लिम लीग नून की जानिब से या दीगर जमातों की जानिब से सामने आया जिसमें 3 जजेस और 5 जजेस के पैनल वाली बात भी है, अब देखना यह है कि क्या वो पुराना जो तरीक़ाकार है उसको बहाल किया जाता है या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 3 और 5 जजेस के पैनल की तरफ जाती है ताकि जस्टिस
منصور علی شاہ کا راستہ روکا جائے اور جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنانے کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 178 ہے، اس کے علاوہ آرٹیکل 215 کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پہ اس میں بھی ترمیم کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تک وفاقی حکومت کسی نئے چیف الیکشن کمشنر یا ممبران الیکشن کمیشن کی تعیناتی نہیں کرتی، تب تک اپنی مدت پوری ہو جانے کے باوجود جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہوں گے یا ممبران الیکشن کمیشن ہوں گے وہ اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے، اور ان کے عہدے پر برقرار رہنے سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ نون لیگ اسی چیز کو لے کر چلنا چاہتی ہے۔ شاید یہ ایک طرح سے تاحیات یہ عہدے ہیں جو ان آئینی عہدوں پر موجود انتہائی متنازع شخصیات کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو سروسز چیفز کی تقرری کے حوالے سے معاملہ ہے اس کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں، لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ تمام آرٹیکل کون سے ہیں۔ ابھی جو انفارمیشن ہمیں دستیاب ہوئی ہے مختلف ذرائع سے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور یہ اب دیکھیں کہ ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کل حکومت جب سینٹ سے یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ منظور کروائے گی تو اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان ممکنہ طور پہ مخصوص نشستیں وفاقی حکومت کو الاٹ کر سکتا ہے، جس کے بعد قومی اسمبلی میں بھی جو سیٹیں ہیں حکومت کی وہ پوری ہو جائیں گی اور وہاں سے آئینی ترمیم منظور کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن اہم چیز اس میں یہ بھی پھر پڑتی ہے کہ جو میری رائے میں کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے حکم کی اس طرح واضح خلاف ورزی نہیں کرے گا، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں کہ گزشتہ 2-2.5 سال میں جس طریقے سے عدالتوں کے فیصلوں کو اس رجیم نے جوتے کی نوک پر رکھا ہے، الیکشن کمیشن سے اس طرح کا انتہائی بھونڈا اقدام اس کی توقع بھی کی جا سکتی ہے، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے باوجود یہ مخصوص نشستیں حکومتی سیاسی جماعتوں میں بانٹ دے، جیسا کہ اب تک کی اطلاعات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے 4 ممبران میں سے 2 ممبران نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا کہا ہے، جبکہ 2 ممبران پارلیمان کو نشستیں دینے پر بضد ہیں، اور اس میں چیف الیکشن کمشنر کا پھر ووٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے، کیونکہ 4 ممبران اور 5ویں چیف الیکشن کمشنر ہیں، اور اگر اکثریت کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہو تو یہ بھی امکان ہے کہ وفاقی حکومت کو یہ مخصوص نشستیں دے دی جائیں، اور پھر بعد میں جو بھی ہوگا وہ بعد میں دیکھا جائے گا، آئینی عدالت بن جائے گی، اور پھر حکومت یہ نیا ایک پھڈا کھڑا کر دے گی کہ اب سپریم کورٹ یہ کیس سن ہی نہیں سکتی، یہ درخواستیں ٹیک اپ ہی نہیں کر سکتی، اور اس طرح ایک نیا آئینی بحران پیدا ہونے کا اندیشہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ اب تک کی تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہوں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔